तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तकरीबन हम लोग कहेंगे कि 90% चांस इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। चलो जल्दी अंदर। दरवाजा बंद करिए ठीक से। ठीक है, अभी जो आएंगे उनको रुका देना अमजद। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन फिलहाल किससे कहा गया है? जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। वर्ड प्रोजेक्टेड भारी लग रहा तो आप बोल सकते हैं कि उसको थ्रो किया गया एंड ऐसा फेंका गया किसी बॉडी को विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी इन एयर मेकिंग सर्टेन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इस तरह से कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाता है, एंगल बनाता है, एंड ट्रैवलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और वो आज़ादी से ग्रेविटी के अंदर आपको ट्रैवल करेगा। फ्रीली का मतलब क्या होता है ना, जैसे अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रॉकेट फायर कर रहा हूँ, तो रॉकेट के पीछे एक उसका बूस्टर होता है प्रोपल्शन, उसको लगातार फेंक रहा है आगे। तो क्या ये फ्री मोशन है क्या? नहीं, ये फोर्स्ड मोशन है। उसको जो बूस्टर है लगातार आगे ढकेल रहा है ना, तो उसको हम इस कैटेगरी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को ऐसा फेंक देते हैं, वो चीज़ यूँ जाके आ रही है ना, आपने नोटिस किया होगा उसका एक पाथ को, है ना, अगर आपने पाथ को ट्रेस किया होगा, एक पैराबोलिक पाथ बनाया इसने, तो ये जो मोशन था इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब ऐसा है कि हमको जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है वो अंडर 3 कैटेगरीज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा, एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 टाइप के आपको पढ़ना है ना। बाद में आपको पता चलेगा इसका फिर से सेकंड वाले पार्ट का और ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, इवन थर्ड वाले पार्ट का भी और क्लासिफिकेशन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस घटते चली जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इस पर कोई क्वेश्चन बनता है नीट में, ये वाले पार्ट पे बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, सब आएगा, मगर इस पर बहुत कम है चांसेस नीट के अंदर क्वेश्चन बढ़ने के। जेई के अंदर फोकस इसका ज़्यादा है थोड़ा सा। आइए बात समझ में आपको। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो प्राइमरीली फोकस करना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, लिखिए। डेफिनेशन लिखना सभी का हो चुका होगा, लिखिए फटाफट। हो गया अभी?
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हम अब फोकस करने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तोप का गोला होता है ना, पुराने ज़माने, अभी भी ऐसा नहीं, पुराने ज़माने में अभी भी होता है यूज़, बड़े बड़े तोप होते हैं, है ना, उनका लेवल, उसका नेचर, वो सब बदल गया। पिक्चर देखे होंगे आपने, है ना, एक गोला सा गोल बॉल जो है लोहे का, वो डाला जाता है और यह हाथ से लगाता है, दाड़ूम करके निकलता है एकदम यहाँ पे, फिर वो जाके उधर, है ना, सामने वाले के जो भी कहा जाए किले की दीवार को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली अगर आप किसी तोप के गोले के मोशन को देखेंगे, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर मैं उसके मोशन को देखूंगा तो वो मुझे ऐसा एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करते हुए नज़र आता है ना। तोप का जो गोला होता है ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके नज़र आता है। इवन कैटापुल्ट, कैटापुल्ट मालूम है? एक आता है, उसको मतलब वो भी तोप के जैसे ही होता है, मगर ये कुछ अलग थोड़ा सा होता है कि उसमें एक ऐसी डंडी रहती बहुत बड़ी, और उसको करते फिर ऐसा यूँ फेंकता हो, है कि नहीं। वो भी कहा जाएगा वो सेम नेचर का होता है, बस इससे ज़्यादा भी, उससे भी ज़्यादा घातक होता है वो तोप से भी ज़्यादा, है ना। अब वो उसके अलग अलग नेचर्स होते हैं। तो ये भी किले की दीवार तोड़ने के लिए या आग के गोले फेंकने के लिए अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलता है कैटापुल्ट। फिर उसके बाद अगर कोई आप जैसे जेवलिन का थ्रो होता है ना, बीच में हमारा एक जो था, क्या नाम है, ये नाम भूल गया, नीरज चोपड़ा, है ना, जब उसने जेवलिन को के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में, तो उसका उस फोटो लगा के लोग प्रोजेक्टाइल मोशन सिखा रहे थे, है कि नहीं। तो वो ऐसा प्रोजेक्टाइल, ऐसा मतलब जो वो बासा नहीं, सॉरी क्या होते, भाला, हाँ, भाले को यूँ पकड़ के ऐसा फेंकता हो, तो उसका भी मोशन इसी तरह से जाता आगे, पैराबोलिक पाथ। तो वो भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अरे वो छोड़, तो पत्थर फेंका ऐसा तो वो भी क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करता है ना। हमारा निशाना तो अक्सर पहले क्या होता है, हमारा निशाना तो इस तरफ होता है, हमारा असल निशाना तो इस डायरेक्शन में होता है ना। ये होता डायरेक्शन ऑफ आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये इधर डायरेक्शन में चला गया होता, मगर ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता है, फिर बाद में नीचे आ जाता है ना। अब ऐसा है कि मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ। कि मान लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया है, तो मैं देखूंगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा। आई के पास हमने, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी और उसे मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक है u cos थीटा और एक है u sin थीटा। ये समझ में आया है कि आपको, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसे दो कंपोनेंट्स में बांट दिए। अब ऐसा है बेटा, देखो, हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं, हम हमारे एयर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं, एयर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि वहाँ पर एयर का फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी को भूल जाओ, ऐसे समझो अर्थ पे ग्रेविटी है नहीं, मगर एयर है, मगर क्या है, एयर है। और अगर कोई चीज़ को मैं ऐसा फेंकूंगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो तुमको क्या लगता है, इसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट रहेगी या लगातार कम होते चले जाएगी? हवा का फ्रिक्शन है यहाँ पर, एयर है मौजूद यहाँ पर, है ना, एयर मौजूद है, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बस क्या नहीं है, मैंने बोला ग्रेविटी। तो मैंने उसको ऐसा फेंका तो ये सीधा सीधा जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि हवा के फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होगी या कांस्टेंट रहेगी? कम होगी ना, लगातार कम होती जाएगी। क्यों? फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और धीरे 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 स्पीड क्या होगी,
कम होते चले जाएगी। हाँ नहीं है ना, मतलब जब भी कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल मोशन में होती है, हॉरिजॉन्टल में मोशन में होती है, तो हवा का फ्रिक्शन उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है। ये बात समझ में आई आपको? अगर हवा का फ्रिक्शन ना होता तो मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता था, है कि नहीं? मतलब जहां एयर का फ्रिक्शन नहीं है उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, गौर से सुने, जहां एयर का फ्रिक्शन नहीं है उसका हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा वो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिर से बोलता हूं, जहां एयर का फ्रिक्शन नहीं है तो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा, नीचे के तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सिर्फ वर्टिकल लग रहा है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, वर्टिकल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल लग रहा है तो वो सिर्फ फोकस काय पे करेगा, वर्टिकल मोशन पे, है ना? याद है मैंने जो कहा था, जो चीज प्योरली वर्टिकल होती है हॉरिजॉन्टल में उसका क्या होता है, पार्ट जीरो होता है। तो मैं बोलूंगा कि ग्रेविटी जब नीचे की तरफ लग रही है तो ये सिर्फ जो है वर्टिकल वेलोसिटी पर फर्क पैदा कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या कर सकता है, वर्टिकल वेलोसिटी में फर्क पैदा कर सकता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ या हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ ग्रेविटी का कुछ लेना देना नहीं, उसकी वैल्यू के साथ। बस वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, मगर उसकी वैल्यू के अंदर कोई उसका लेना देना नहीं। और यही बात मैं जब बोल रहा हूं कि देखो भाई, कि ये जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका और आपने देखा वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके ज़मीन पे गिरा, है ना? मेरा आपसे सवाल है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा था या सिर्फ वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा था या एक्स और वाई दोनों के बीच में ट्रैवल कर रहा था? एक्स और वाई दोनों के बीच में ट्रैवल कर रहा था, पक्का है ना? एक्स और वाई दोनों के बीच में ट्रैवल कर रहा था। अगर ये ऐसा जाता तो सिर्फ एक्स पर, अगर ऐसा जाता तो वाई पर, मगर ये तो दोनों के बीच में ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये मोशन ऑफ प्लेन है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर दो टाइप के मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। ये आगे भी जा रहा और ऊपर नीचे भी जा रहा, आया ना, है कि नहीं? और ये जो मोशन ऑफ प्लेन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था अपन ने, याद करो, 3-4 पॉइंट्स लिखा तो मैंने किया। क्या करो आप, सबसे पहले क्या था, पढ़ो, चलो पढ़ो, कल ही लिखाया था ना, कल या परसों की बात है ना, कल लिखा था। वो 4 पॉइंट्स लिखा है ना, 4 या 5। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? हाँ, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन टेक ईच डायरेक्शन सेपरेटली। ये प्लेन में मूव हो रहा है, हाँ या ना? तो इसके हर एक डायरेक्शन को मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा। मतलब मैं एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को अलग से लिखूंगा, वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन को अलग से पूरा सॉल्व करूंगा मैं, है ना? हम वो ध्यान देंगे। चलो ठीक है, मैं इसी तरह से फिर एक काम करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन करके लिख देता हूं टाइटल, कि चलो मैं फोकस कर रहा हूं अभी फिलहाल हॉरिजॉन्टल मोशन में, या जिसको आप कहेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन पे होगा, आप सारे वर्टिकल वाले जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वर्टिकल मोशन से रिलेटेड सारी चीजों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आप फिर फोकस काय पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन पे। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा कि यहां पर सिंस फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, सिंस एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, क्योंकि मैंने हवा के फ्रिक्शन को यहां पर क्या किया, निग्लेक्ट किया। तो अगर हवा के फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया, अभी थोड़ा देर पहले याद करो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में मैंने क्या कहा था, है ना, कि वो क्या रहेगा, फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो सिंस एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, हॉरिजॉन्टल मोशन is a uniform motion. Horizontal motion is a uniform motion. आपका जो हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा,
यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि आपने हवा के फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया है ना, और हवा का फ्रिक्शन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल मोशन को अपोज करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करता है। अब अगर वो अपोज करने वाला बंदा है ही नहीं वहां पर, तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको मैं बोल सकता हूं कि दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? 0 रहेगा। आई बात समझ में आपको ये? चलो ठीक है भाई, हमको समझ में आ गया। अब ऐसा है कि अगर मैं देखूं कि मान लो किसी टाइम t में मेरा पार्टिकल इस पोजीशन पे था, टाइम t पे पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा था। अब देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ओके, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है y, मतलब ये वाला वैल्यू बराबर ये कितना है? y, और यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू जो है वो है x, है कि नहीं? मैं पूछूंगा पार्टिकल p कहाँ है? यहां है। वो आगे कितना बढ़ा? x डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y, है ना? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना? x, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? y। ये समझ में आया आपको? तो बात वही हो रही है। अब हम जो देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी। ये समझा क्या भैया? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ux इंटू टी। बोले ux कहां से हो गया? अरे ux क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। आप बोल रहे होंगे सर ये कैसे के फॉर्मूला आ गया? बेटा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। फिर से पूछता हूं मोशन कैसा है? फिर से पूछता हूं मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सभी को मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं आप? वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना? अब मैं बोलूंगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? वैसे तो u है, वैसे तो क्या है? u है, मगर ये u जो वेलोसिटी है ये प्योरली x की है कि प्योरली y की है कि कंबाइन है? कंबाइन। मुझे तो क्या चाहिए? अभी किसको स्टडी कर रहा हूं मैं? किसको स्टडी कर रहा हूं मैं? तो मुझे किसको फोकस करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux है कि नहीं? इसीलिए मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा। तो मैं लिखूंगा ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना? आई बात समझ में? फिर उसके बाद एक और बात लिखना चाहूंगा मैं यहां पे ऑल्सो। एक और बात पे मुझे फोकस करना है जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपने देखो यहां लिया वेलोसिटी वेक्टर u, एंगल कितना है? थीटा, और ये है आपका u cos थीटा, और ये है आपका u sin थीटा। फिर उसके बाद ये v1 पकड़ लो, और ये हो जाएगा अल्फा एंगल पकड़ लो। तो v1 cos अल्फा, v1 sin अल्फा। फिर यहां पर ये v2 पकड़ लो, फिर ये v3 हो जाएगा आपका, और ये बीटा पकड़ लो। तो v3 cos बीटा, v3 sin बीटा। और अगर यहां पर मान लो ये इधर जब टकरा रहा था तो वेलोसिटी v4 पकड़ लो। फिर इस वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे। मान लो ये एंगल जो है आपका गैमा आया, तो v
4 कॉस गैमा, V4 साइन गैमा। देखो इधर, जब आपने फेंके थे, सुभाष चंद्र बोस बन जा रही, वो दरवाजा खोल, खिड़की में से पड़ रही हूँ। चलो इतना जल्दी, रेंद्र आ रहे अभी। और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे या फिर अम्बेडकर साहब थे? डॉक्टर अम्बेडकर है ना, खिड़की में से पड़े थे बाहर। डॉक्टर अम्बेडकर है ना, सॉरी माय मिस्टेक। चल इधर ध्यान दे। तो हुआ क्या, आपने इसको फेंके कितनी वेलोसिटी से, u, उसके दो कंपोनेंट्स बनाए, u cos थीटा, u sin थीटा। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई और अब कितनी है, v1। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, v1 cos अल्फा, v1 sin अल्फा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है तो कंपोनेंट्स v1 cos अल्फा, v1 sin अल्फा। अब जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया हो, तो वो और ऊपर जा रहा क्या, नहीं, अब तो सिर्फ फ्लैट ट्रैवल कर रहा है ना हाईएस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। और यहाँ देखो जब थोड़ा सा नीचे आया, मान लो कि उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, बीटा, तो ये कितना हुआ फिर, v3 cos बीटा, v3 sin बीटा। फिर जब ज़मीन पे टकराया तो उसका एंगल कितना था, ये मान लो गैमा, तो वो आएगा v4 cos गैमा, v4 sin गैमा। वैसे ये इक्वल होता है एंगल को, मगर अभी फिलहाल गैमा ही लिख के रखो। तो v4 cos गैमा, v4 sin गैमा। अब जैसे कि मैंने कहा था, इस थ्योरी को फिर से पढ़ो। सिंस एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी आएगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे और वर्ड, कांस्टेंट। और अच्छा कोई वर्ड बोलो, सेम, है ना, मतलब यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार उसकी कैसी होगी, सेम। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज u cos थीटा बराबर हुआ v1 cos अल्फा के, बराबर हुआ v2 के, बराबर हुआ v3 cos बीटा के, और बराबर हुआ v4 cos गैमा के, v4 cos गैमा के। ये रूल, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हमने प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रोजेक्ट लॉन्च किए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जब वो थोड़ा ऊपर पहुंचेगा, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे जैसे ऊपर आता है उसका एंगल कम होते जा रहा। जब वो थोड़ा ऊपर पहुंचा, उसकी वेलोसिटी अब जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 45 डिग्री के एंगल बना रही है। कितनी बना रही है, 45 डिग्री का। तो अब पता लगाओ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, अब पता लगाओ वेलोसिटी क्या है। अगर आपने नोटिस किए होंगे, रफ में बताता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कितनी वेलोसिटी से लॉन्च किए, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, आपका एंगल पहले कितना था, 60 डिग्री। थोड़ी देर के बाद आपका एंगल कितना हो चुका था, 45 डिग्री। और उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होगी, उसने आपसे ये पूछा है कि नहीं। समझ में आ रही है कि बात, लॉन्च जब किए थे तब वेलोसिटी कितनी थी, जब फेंका था तब वेलोसिटी कितनी थी, एंगल कितना था, फिर से पूछ रहा हूं, जब फेंका था तो वेलोसिटी कितनी थी, एंगल कितना था। थोड़ी देर के बाद वो नीचे बेंड हो गया, एंगल छोटा हो गया, कितना हो गया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 कहां से होंगी, है ना, वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये वो दो पोजीशंस की बात कर रहा है, ये वो दो पोजीशन है, यहां एंगल 60 डिग्री था और यहां पर एंगल 45 डिग्री है कि नहीं। अब अगर ये ऐसी बात है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि u cos थीटा को v1 cos अल्फा से इक्वेट कर सकता हूं। मैंने यहां पर थीटा की जगह थीटा 1 लिया और अल्फा की जगह मैंने यहां पर थीटा 2 लिया। तो मैं यहां लिखूंगा, फिर देखो भैया, u cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू v cos थीटा 2। समझ रहा है कि भाई बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने यहां थीटा की जगह थीटा 1 लिया, अल्फा की जगह थीटा 2 लिया, ये एग्जांपल में है ना। u cos थीटा 1 v cos थीटा 2, u कितना है 10, cos ऑफ कितना है 60, v cos ऑफ 45 डिग्री। cos 60 कितना होता है
1/2, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो जाएगा 1/√2। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1.414, और कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अक्सर हम वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ को इक्वेट करके। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि हमने इतनी वेलोसिटी से फेंके थे, एंगल इतना इतना था, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी। तो अब क्या करना है, u cos थीटा को आप हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी से इक्वेट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन तो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अरे भाई समझ रहे कि नहीं बात को, है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। u cos थीटा यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नीचे की, अरे u cos थीटा नीचे की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, v2 ऊपर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वो हॉरिजॉन्टल होने के कारण उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। तो u cos थीटा को आप v2 से इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और आपके पास u की भी वैल्यू रहेगी, थीटा की वैल्यू भी रहेगी, आप वैल्यू डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो इतना बारीकी से बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो समझ में आया आपको ये, ठीक है। तो अब ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। मुझे वर्टिकल मोशन के बारे में भी पढ़ना है, तो आप पहले लिख लो ये, मुझे इसी पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, फटाफट लिखना। पहले प्रोजेक्टर बना लेना था, फिर उसके बाद डॉटेड लाइन खींचना था, वहीं से पास करना पड़ेगा हफ्ते को। एक काम कर दे, काट दे उसको। अब एक काम कर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच, वाई और एक्स एक्सिस, है ना। अब फ्री हैंड से ऐसा एक पैराबोलिक बना, हो गया। अब यहाँ से सीधी लाइन खींच ऐसी, बस, ठीक है। ये लाइन जहाँ तक गई ना, उसके एग्जैक्ट नीचे तक एरो खींचे, नहीं बनाया तो डॉटेड लाइन चलता, अंदाजे खींच, उसका नाम देते यू एक्स यू कॉस थीटा। अब इसी तरह यहाँ से ये वाली लाइन भी, ये नहीं, मैंने नहीं बनाया ना, ये यहाँ से लेकर, सॉरी ये हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा। एरो बना यहाँ तक, बना यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, हो गया। हाँ, तेरे पास रेड पेन भी है ना, तो अब वो पॉइंट पी ना मार्क कर वहाँ पे रेड पेन से। कहाँ मार्क करेंगे, रुक, अभी रुक, कुछ मत करो, मैं से जो बोल रहा वो कर, ये कर, ये यहाँ पे पॉइंट पी मार्क कर। कहाँ पॉइंट पी, ये देख, ये हाँ, बीच में कहीं पे भी थोड़ा पीछे जा, हाँ ले, और नीचे भी वर्क करो ऐसा डॉटेड। इसका नाम एक्स दे, इसका नाम एक्स दे, यहाँ से ऐसा एरो बना के, ठीक है।
हुआ? अटक गई बड़ी जान पे आती तो। चलो हुआ क्या? बहुत ही हल्लू हल्लू लिख रहे यार तुम। ये हो गया पार्ट। ये वाला कॉलम हो गया है। 1 मिनट दे रहा हूं घड़ी से, फटाफट लिख लो। है ना कुछ खास अभी तक के नहीं हुआ। स्लोली स्लोली बाता चीता करते हुए लिखते होंगे पहले सिंस एयर। और क्या हाल है? फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। देखो वो मालूम क्या है कि नहीं? तो जो काम 10 सेकंड में हो सकता है उसको लगा दे 20-25 सेकंड। अच्छा है। चलिए, पहले आपने फोकस किया था हॉरिजॉन्टल मोशन पे, अब फोकस करेंगे वर्टिकल मोशन पे। सर्वजणे इकडे लक्ष द्या। ओ हॉरिजॉन्टल तो अब भी हुआ। वर्टिकल मोशन। अब अपना फोकस काय पे भैया? वर्टिकल मोशन पे। हो गया? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब क्या है? वर्टिकल मोशन पे फोकस है। अब जब वर्टिकल मोशन पे फोकस है तो हर चीज हम वर्टिकल की देखेंगे। वेलोसिटी वर्टिकल का, एक्सेलरेशन वर्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल का, और टाइम। अबे टाइम तो कॉमन होता है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का दोनों का सेम ही होता है। अब देखो भैया, अब मुझे बताओ, जब ये ऐसा ट्रैवल कर रहा था तो क्या उसको कोई वर्टिकल या वर्टिकल फोर्स लग रहा था क्या? जी हाँ, ग्रेविटी लग रही थी उसको नीचे की तरफ, है ना? इसे जल्दी नहीं करना अभी, है ना? तो ग्रेविटी लग रही थी नीचे की तरफ। अच्छा, ये ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा था? तो शुरुआत में उसका मोशन रिटार्डेड था। शुरुआत में उसका मोशन रिटार्डेड था, मतलब ऊपर जब जा रहा था उसकी स्पीड कम हो रही थी, और बाद में उसकी वर्टिकल स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ते चले गई। वर्टिकल है, वर्टिकल स्पीड शुरुआत में कम हो रही थी और बाद में बढ़ते चले जाए। वैसे टोटल स्पीड भी कम हो रही थी, मगर किसके कारण कम हो रही थी? वर्टिकल के कारण। बोले समझा नहीं सर? अरे देख, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? √of vx² प्लस vy², है ना? अब मैग्नीट्यूड जब लेते हैं अपन, अब अगर मुझे बताओ दोनों चीजें बदलेंगी तो v बदलेगा, कोई एक बदलेगा तो भी v बदलेगा। तो यहां क्या होता है? vx नहीं बदलता। अभी अभी देखे ना अपन ने, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट रहती है, मगर ये अपने आप को बदलते रहती है vy, और इस vy के बदलने के कारण v बदल जाता है। आई के बाद समझ में आपको, है ना? तो इस कारण से आप हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी बदलती है। तो हम जानते हैं, हाँ भाई, जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसा जाता है ना
तो एक्सेलरेशन नीचे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, जो क्या करता है उसकी स्पीड को कम करता है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, वो भी नीचे की तरफ। अच्छा वो कितना होगा, बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में मोशन अपवर्ड्स मोशन था। याद करो जब भी कोई मोशन अपवर्ड होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, अरे मोशन ना ग्रेविटी में पढ़े ना अपन ने, माइनस जी होता है ना भैया। जब भी कोई चीज़ ऊपर ट्रैवल करती है ऐसा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस जी, या एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे की तरफ। तो मैं कहूँगा वर्टिकल मोशन में सिंस gravitational force affects the vertical velocity of projectile motion it is initially retarded, then accelerated। वर्टिकल मोशन में शुरुआत कहाँ से हुई थी, रिटार्डेड मोशन से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दैट इज ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस जी के बराबर रहेगा। ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बोले मान लेंगे। देयरफॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज, बोले इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो देखो वो आएगा y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ए वाई या प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बोले ये कहाँ से टपका, अरे बेटा अपने को भूल गए तुम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये अपन कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसीलिए एस के जगह क्या ले लिया, वाई, यू की जगह क्या ले लिया, यू वाई, और ए के जगह ए वाई। सर आप पूछ रहे हैं सर टी के जगह टी वाई क्यों नहीं, अरे भैया टाइम को कोई डायरेक्शन नहीं रहता, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, कॉमन रहता हो या स्केलर क्वांटिटी है वो। तो चलो ठीक है, अब ये तो हो गया इस तरह से। फिर मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू यू वाई कितना है, आप कहेंगे सर वो तो u साइन थीटा है, ए वाई कितना है, वो तो सर माइनस जी है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है ना, वो पहला वाला 1 हुआ, उसको दिए कि नहीं दिए, इक्वेशन नंबर 1 दिए थे ना, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो कि बताता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आई के बात समझ में आपको। अब ये तो फॉर्मूला आ गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। अब हमको फॉर्मूला, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यानी इसके पाथ को बताने के लिए एक इक्वेशन होती है, हम देख रहे हैं अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो थोड़ी देर पहले की बात है, आपने यहां पर x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी करके लिखा था, इसे नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमारे पास y की इक्वेशन आई जिसमें ये था u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, मैथमेटिकली कहे तो y की इक्वेशन x में, मैथमेटिकली बोले तो y की इक्वेशन x में, या फिर जो पार्टिकल अपना रास्ता या पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है उसके पाथ को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन। जैसे कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता फ्रॉम ओरिजिन तो y इक्वल्स टू mx, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव, मान लो वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट से जाता तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। हर टाइप के मोशन के लिए, हर टाइप के पाथ के लिए इक्वेशन होती है। आपने ग्राफ चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ग्राफ का याद है, अपन पढ़े थे पूरा, है ना। अगर ग्राफ का प्रॉब्लम जा रहा है, आपको ग्राफ के बारे में याद नहीं आ रहा है, तो भैया यूट्यूब पे हमारा चैनल है तो भैया उस पर ग्राफ को जाके पढ़ लो। आई क्या बात समझ में आपको।
तो भैया हम वही बात कर रहे थे कि हम क्या बात कर रहा था, हाँ कि वहाँ पर हर पाथ को फॉलो कर, जो पाथ होता है, जो हम लोग पार्टिकल जो ट्रेस करता है, उसके पाथ को बताने के लिए इक्वेशन होती है। इसी तरह हमें वो इक्वेशन चाहिए जो कि आपका पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है तो उसका पाथ जो होगा। तो बोले वो कैसा करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में से टी की वैल्यू उठाओ। काहे की टी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, है या ना। ये वैल्यू उठा के डाल दो इसमें, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप लिखेंगे y इक्वल्स टू u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ g टी का स्क्वायर यानी कि x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये u और ये u हो गया कैंसल। देखो y इक्वल्स टू x साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जी ये एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन आपको सामने नजर आ रही है इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। जब भी आपको x मालूम है, u मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप y इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या क्या मालूम है, x, u एंड थीटा। ये तीन चीज़ें अगर आपको मालूम है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, x, u, थीटा, तो आप क्या निकाल सकते हो, y। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। हमने इतनी स्पीड से फेंके, इतने एंगल से फेंके, अब वो प्रोजेक्टाइल इतना आगे आगे बढ़ चुका है हॉरिजॉन्टली, तो बताओ भैया कितना ऊपर तक पहुंचा होगा, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इक्वेशन याद रखना है। क्या इक्वेशन, ओह सॉरी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता, मैंने गलती से लिख दिया ये टैन थीटा, हाँ तो बाकी बराबर है ना, हाँ एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है। क्या इक्वेशन है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो क्या इक्वेशन है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वंस अगेन क्या इक्वेशन है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वंस अगेन क्या है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वंस अगेन क्या इक्वेशन है, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बार, y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बार, y इक्वल्स टू टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सभी को याद रहना चाहिए। ओरली जैसा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के पूछा था ना मैंने, मैं इसके सारे फॉर्मूले पूछूंगा, है ना। x का, y का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का अभी तो और आने वाला है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो सब बाद में, शॉर्टकट फॉर्मूले, ये सब पूछूंगा मैं। आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है, मगर अच्छे से लर्न करना है आपको। ठीक है, लिख डालो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बात ही नहीं बेटा, जस्ट बी फास्ट।
बिहेव योरसेल्फ। हो गया? अब लिखो, चलो जगह छोड़ के लिखो, कुछ नहीं होता, जगह छोड़ के लिखो। क्या बेटा, एनी प्रॉब्लम? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। ऑब्लिक और एयर टू ग्राउंड वाले को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। हुआ बेटा? अब इधर ध्यान दो बेटा, अपने को अब 3 फॉर्मूले और निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल का, और है एक रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। कौन से 3? टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा क्या, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक जाएगा। ये 3 फॉर्मूले अपने को निकालना है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो भाई, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब आपने फेंके और उसके बाद वो ज़मीन में टकराया तो उसके बीच में जितना टाइम हुआ उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ग्राउंड से लॉन्च होने के बाद से ग्राउंड पे वापस टच होने तक का टाइम। क्या मैं उसको ऐसा भी कह सकता, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है कि नहीं, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम, वो भी क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि जितना टाइम उसको ऊपर जाके नीचे आने को लगा उतना ही वो टाइम था ग्राउंड से वापस ग्राउंड पे आने के लिए, है कि नहीं। तो ठीक है, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक तरीका लूँगा जो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइप 3 टाइप के प्रॉब्लम देखे थे आपने। टाइप 3 याद करो, मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने 3 टाइप के प्रॉब्लम बताया था। पहला था सिंपल वन डायरेक्शनल मोशन, दूसरा था व्हेन एंड वेयर टाइप, और तीसरा याद करो सिंगल पार्टिकल ट्रैवलिंग इन बोथ डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस। एक पार्टिकल जो 2 डायरेक्शन में ट्रैवल करता था। तो क्या ये ऐसा है क्या? जी हाँ, ये पहले ऊपर गया बाद में नीचे आया, तो ये तीसरा वाला रूल यहाँ लग सकता है। तरीके बहुत है, मैं वो वाला यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन पे फोकस करूँ, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन पे फोकस करूँ तो वो ऊपर जाके वापस नीचे आया। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन पे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्राउंड से, आसमान में गया, वापस कहाँ गया, ज़मीन पे, ग्राउंड पे आ गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ ना भैया। अरे शुरुआत कहाँ पे किया उसने? शुरुआत कहाँ पे किया? अरे बोलो, शुरुआत कहाँ पे किया? खत्म कहाँ पे हुआ? ग्राउंड पे। मैं बोल रहा वर्टिकल। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, कहाँ सर बेटा, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना। मैं किसकी बात कर रहा?
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 0, है ना। अब जब आप वर्टिकल मोशन पे फोकस कर रहे हैं तो आपको वेलोसिटी भी कौन सी लेना चाहिए, वर्टिकल। एक्सेलरेशन भी कौन सा लेना चाहिए, वर्टिकल। अब मैं क्या करने वाला हूं, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले, बोले कौन सा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला, है ना, या फिर वो x इज इक्वल्स टू वी जीरो इंटू टी बोलते थे अपन, है ना, ये वाला। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोलेंगे 0, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले ये लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूंगा पूरे फ्लाइट के अंदर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप कहेंगे 0। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, आप कहेंगे सर वो u sin थीटा टी। मान लो पूरे फ्लाइट का जो टाइम है मैं उसको कैपिटल टी से बोलता हूँ, पूरे फ्लाइट का टाइम जो है मैं काय से बोलूँगा, कैपिटल टी से बोलता हूँ, तो ये इंटू कैपिटल टी हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, अरे अभी थोड़ी देर पहले याद लिखे नहीं थे वर्टिकल मोशन में ए वाई कितना है, अरे माइनस जी है ना, ए वाई कितना है, माइनस जी। तो मैं यहाँ माइनस जी लिखूंगा, मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब एक काम करो, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर को इधर डालो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी, सॉरी हाँ टी स्क्वायर, ओके। अब क्या होगा, ये टी कटेगा, ये स्क्वायर कटेगा, तो t इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये जो डिवीजन में 2 था उधर गया, ट्वाइस u साइन थीटा हो गया, और जो मल्टीप्लीकेशन में g था वो डिवीजन में आ गया, तो t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या है बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन जी। अरे u साइन थीटा यू वाई है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी। तो बताओ भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, वंस अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, once again time of flight, once again time of flight, time of flight, once again time of flight। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और g तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कि भैया ऊपर जाके पूरा नीचे आने तक के उसको कितना टाइम लगेगा। अब दूसरा मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोले मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो बोले ये देखो इधर, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर तक जा सकता, ये है मैक्सिमम हाइट, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो इधर, ये कैसे निकालेंगे अपन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, अच्छा एक बात बता बेटा मुझको, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर तक जा सकता है। अगर आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो यानी कौन से मोशन को स्टडी कर रहे हो, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सारे फॉर्मूले, सारे वैल्यू किसके लगाएंगे, वर्टिकल मोशन के, है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लग गया कैपिटल टी, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग गया, कैपिटल टी, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा होगा, कैपिटल टी बाय 2, आधा ही टाइम लगाऊंगा ना। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने के लिए लग गया टाइम कैपिटल टी, तो नीचे से सिर्फ ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगाऊंगा, आधा टाइम लगाऊंगा, कैपिटल टी बाय 2, है ना। ये बात मैं ध्यान में रखूंगा। तो मैं लिखूंगा
यूजिंग, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन ये सही रहेगा, चलेगा, ये भी चलेगा। यूजिंग, और आसान कौन सा हो सकता है? हाँ, ये वाला लेते हैं फॉर्मूला। चलो, इससे भी निकल जाता है ये वाले फॉर्मूले से, मगर मैं आसान ढूंढ रहा हूँ। ये वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। बोलिए ये क्या है? जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, अपन ने पढ़े थे काइनेमेटिकल इक्वेशन में। अच्छा, वी वाई, तो मैं बोलूँगा एट मैक्सिमम हाइट, ओह सॉरी, ये जो टाइम निकलेगा मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है, सॉरी, यही लेना पड़ेगा। यूजिंग y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो फॉर y इक्वल्स टू एच मैक्स, जब आप कहाँ पहुँचे होंगे? मैक्सिमम हाइट पर पहुँचे होंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर हुआ होगा, तो उस वक्त टाइम कितना हुआ होगा? t/2 हुआ होगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई के जगह लिखो u साइन थीटा, स्मॉल t की जगह लिखो कैपिटल T/2। ए वाई आपको मालूम है माइनस जी होता है, हाफ ऑफ जी कैपिटल T/2 का होल स्क्वायर, यानी वो 4 हो जाएगा, है ना। T/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? T²/4। देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू, है ना, u साइन थीटा इंटू कैपिटल T अपॉन 2। अच्छा, कैपिटल T की वैल्यू क्या अपने पास? टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u साइन थीटा अपॉन जी, चलो वो डाल देते हैं। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस, ये 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8, तो 1/8 इंटू जी, या मैं एक काम करता हूँ g/8 का डालता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी का स्क्वायर यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, फिर वो कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, फिर एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये u मल्टीप्लाई बाय u क्या हो गया? u स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये g। अब देखो यहाँ 4 1 जा 4 2 जा, फिर ये g कटा और ये g कट गया, तो माइनस ऑफ क्या आएगा बेटा? ये 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अच्छा ठीक है, तो ये कटने के बाद इक्वेशन ये ऐसी आ रही। अब देखो यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आप कॉमन निकालो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आप कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1, और यहाँ क्या बचेगा? -1/2। फिर से देखो, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखने वाला, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह है, यहाँ है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ तो पूरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, तो बचा क्या? 1। यहाँ क्या बचा? -1/2। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 - 1/2। अब 1 - 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है ना। अरे एक में से आधा गया, क्या बचा? आधा ही बचेगा ना। तो 1 - 1/2 क्या होता है? 1/2। तो वो 1/2 जो कॉमन निकला था, क्या निकला था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी से, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद h मैक्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा h मैक्स का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? फिर से बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर से बोलो, मैक्सिमम हाइट का क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन क्या है?
फिर से टाइम ऑफ सॉरी हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वंस अगेन क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आया समझ में आपको? ठीक है, ये हो गया लिखना इधर का टाइम ऑफ फ्लाइट का। चलो लिखो फटाफट, फिर बढ़ेंगे आगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। अमजद आपको जो 11th स्टेट बोर्ड है ना, तो है ना स्टेट बोर्ड बोल रहा, 11th बोर्ड 11th का जो क्लास है, स्टेट बोर्ड नहीं सॉरी 11th का जो क्लास है, तो जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके, तो उसमें आपको ये डेरिवेशंस पूछ सकता है 11th के एग्ज़ाम में। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अल्टीमेटली जो मायने रखता है कंसेप्ट और इसका फॉर्मूला, एंड ये क्या आया कैसे आया इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये संडे टेस्ट हुआ कि तुम्हारा नहीं हुआ ना? ये आज का दिन कौन सा है? थर्सडे। ये डालने का सोच रहा मैं, मगर इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अपने भी ये सैटरडे तक। देखता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं, वेक्टर्स प्लस मोशन स्ट्रेट लाइन डाल देता हूँ, ये बेटर रहेगा। तुम्हारा वेक्टर्स का भी थोड़ा सा रिवीजन होना ज़रूरी है ना। वेक्टर्स भाई लोग सुनो, अपकमिंग संडे टेस्ट रहेगा आपका वेक्टर्स प्लस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसका जो बाद वाला संडे रहेगा जो भी टेस्ट रहेगा अपना, पूरा मोशन इन अ प्लेन। हो गया ये? टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया होगा ना? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल,
रेंज का मतलब क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, यानी आपका प्रोजेक्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक जा सकता है, मतलब आपका ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, इसे बोला है उसने रेंज। देखो रेंज जो बोल रहे हैं मतलब क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो यहाँ पर जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन पे फोकस कर रहे हैं, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन पे फोकस कर रहे हैं, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले सारे वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल मोशन के ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, यूजिंग x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो जब आप x की वैल्यू r के बराबर डालोगे, मान लो आपका पार्टिकल जो भी प्रोजेक्टाइल है यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता है, यहाँ पर ख़त्म करता है, तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, r, और मैं कहूँगा कि उस वक्त टाइम कितना होगा, तो बोलेंगे आप टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगाऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर x के जगह कैपिटल R, ux के जगह आप लिखेंगे u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह स्मॉल t की जगह लिखेंगे कैपिटल T। तो कैपिटल R इक्वल्स टू u cos थीटा, कैपिटल T को क्या लिखेंगे आप, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 को इधर ले लो, या फिर एक काम कर u स्क्वायर को इधर ले लेता हूं मैं, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, मैं इसको ऐसा लिखूंगा। अब क्या आपको इन तीनों को साथ में देख के कुछ याद आया, कई साल पुरानी बात है ना, हजारों साल पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर पढ़े थे, है ना। अब तुम्हारे को तो जो याददाश्त है तुम्हारी उसके हिसाब से ही लग रही है ना, तो उसमें ऐसा कुछ तो देखने को मिला था। क्या था वो, अरे sin 2 थीटा, अस्तगफिरुल्लाह, तोबा 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 तोबा, तुमको कुछ नहीं आता। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, अरे हाँ या ना, अरे ऐसा होता क्या अरे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो जहां sin 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो, तो कहीं अगर 2 sin थीटा cos थीटा आया तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते, अनस भूलिया, हाँ, अरे वाह रे वाह। तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या बना, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब रेंज का फॉर्मूला क्या बना, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। आई के बाद समझ में आपको, ये हम रेंज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हो गया ना इधर का, देखो इधर एक और बात, ऑल्सो मैं यहीं से एक और कुछ फॉर्मूला निकालता हूं। u cos थीटा क्या होता है बेटा, ux होता है, u sin थीटा क्या होता है, uy होता है। तो रेंज का एक और फॉर्मूला निकल के आता है 2 मल्टीप्लाई बाय ux मल्टीप्लाई बाय uy अपॉन g, है ना। ये भी एक रेंज का फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना। मान लो उसने इनिशियल वेलोसिटी को ऐसा दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, है कि नहीं, और आपसे पूछा बोला रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 10, 2.4 यूनिट्स, है ना। तो ये भी कभी कभार दिमाग में रखो कि ये ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं उसको अपन। तो ये भी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक फॉर्मूला निकल के आता है। 2 मिनट सुनो इधर, पूरी अच्छी बात खत्म नहीं हुई। अब ऐसा है, मान लो तुमको रेंज को बढ़ाना है और बढ़ाना है, मगर तुम्हारी एक प्रॉब्लम है कि तुम इनिशियल वेलोसिटी को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ एंगल बदल सकते हो।
है ना। चलो पुराने ज़माने में जाते हैं अपन, पुराने ज़माने में चले जाते हैं, है ना। मान लो किसी राजा महाराजा के, है ना, आप तोप खाने के या तोप का जो प्रमुख होता है, जो है ना, आप उसके एक कमांडर है ना। आपको दिया गया है एक ऑर्डर कि भैया वो सामने वाले किला है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी दीवार को। अब ऐसा है कि आप फायर करके देखते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये दीवार यहाँ पर है और आपका गोला बस यहीं तक पहुँच रहा है ना, ठीक है ना। आपने अलग अलग एंगल पे फायर करके देखा मगर वो दीवार तक पहुँच ही नहीं पा रहा। अब आपको एक बात मालूम है कि आप उसकी वेलोसिटी तो नहीं बढ़ा सकते, है ना, आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, वो तो फिक्स होती है ना। अब बस एंगल को चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं कितने एंगल पे रखूं ताकि ये मैक्सिमम रेंज तक जा सके, उसकी जितनी हद है वहाँ तक जा सके वो, है ना। आपको मालूम है कि भैया ये 100 मीटर दूर है और आप कहाँ तक गोला गिर रहा है आपका, सिर्फ 80 मीटर। आपको मालूम है कि आपके तोप में कैपेबिलिटी है कि वो 100 मीटर तक जा सकता है, मगर उसको सही एंगल पे सेट करना पड़ेगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि रेंज मैक्सिमम रहे, मैं ये चाहता हूँ कि रेंज मैक्सिमम रहे, मगर रेंज मैक्सिमम रहने के लिए आपको कितना एंगल सेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि आप इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ एक चीज़ बदल सकते हैं, वो है एंगल, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। बोले आप क्या कर सकते हैं? तो देखो भैया, जैसे कि हमने कहा ये u² और g तो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब रेंज आपका जो डिपेंड कर रहा है वो काय पे डिपेंड कर रहा है, sin 2 थीटा के पर। जब रेंज मैक्सिमम रहेगा उसी वक्त sin 2 थीटा भी मैक्सिमम रहेगा, है ना। साइन की कोई भी साइन पकड़ लो, साइन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1 से ज़्यादा कभी होता ही नहीं साइन का वैल्यू, है ना। साइन कुछ भी ले लो, हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 1 इंच होती है। और वो कब होती है? जब वो एंगल उसका 90 डिग्री होता है ना। जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। अब ये बहुत कमाल की वैल्यू पता चली अपने को, 45 डिग्री। अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम रेंज से फायर करेगा, है ना, एकदम मैक्सिमम रेंज से, है ना। तो मान लो कि मेरे को मालूम था इसकी क्षमता क्या थी, 100 मीटर, वो तोप का गोला 100 मीटर तक जा सकता है। मैं उसको 45 डिग्री के एंगल पे सेट करूँगा और फिर फायर करूँगा। और जब मैं फायर करूँगा तो जो प्रोजेक्टाइल है, गोला है, जो भी है, तोप का गोला जो भी, वो जाएगा सबसे हाईएस्ट रेंज पे, है ना। अगर वो अभी भी नहीं पहुँच पाया तो अब वो कुछ नहीं कर सकते भाई, तुमको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन आया क्या समझ में? जब आप पत्थर फेंकने का भी कंपटीशन लगाते होंगे, नहीं लगाते? अरे वाह वाह वाह, है कि नहीं? अक्सर वो नदी वदी के किनारे देख कौन दूर तक पत्थर फेंकता करके, है कि नहीं? आप सोचते ज़्यादा ऊपर फेंकूंगा, है ना, दूर तक जाएगा पत्थर, नहीं होता पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए तो आपको आपके हाथ या इनिशियल वेलोसिटी का एंगल 45 डिग्री पे सेट करना पड़ेगा। जब आप 45 डिग्री पे सेट करोगे तो वो आपकी हाथ की जो वेलोसिटी उसके हिसाब से मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है। तो एक बात याद रखना, अगर आपका थीटा 45 डिग्री है तो वहाँ पर रेंज कैसी रहेगी, मैक्सिमम। और फिर उस वक्त मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब 2 थीटा की वैल्यू तो क्या होगी, sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो उसका वैल्यू हो जाएगा जस्ट u²/g। उसका फॉर्मूला हो जाएगा u²/g। आया समझ में आपको? लिखो। दो मिनट, ये टाइम ख़त्म होने आ रहा, तो मैं जल्दी से एक आखिरी का पॉइंट बता देता हूँ, बस रेंज से रिलेटेड है। देखो इधर, टू डिफरेंट एंगल्स for
सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टू डिफरेंट एंगल्स। बेटा इधर ध्यान दो सब लोग, फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ऐसा है कि पहले आपने इस एंगल से फायर किया वेलोसिटी u, और हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँचता है, हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँचता है, और ये एंगल कितना था, थीटा। अब मैंने कहा कि अब तुम उस एंगल से फायर नहीं कर सकते, तुमको तुम्हारा एंगल बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। मगर शर्त यह है कि इनिशियल वेलोसिटी भी वही रहेगी और तुमको रेंज भी वही चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी भी वही रहेगी और रेंज भी वही चाहिए, मतलब वहीं जाके गिरना चाहिए। तो उसके लिए अब दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, थोड़ा मैं डायरेक्ट जा रहा हूं विदाउट प्रूफ इसके। अगर पहला एंगल थीटा था फॉर सेम रेंज, तो दूसरा एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप डाल के देख सकते हैं कि वहां पर साइन 2 थीटा है ना। आपका रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा के जगह क्या करो, 90 माइनस थीटा लिख दो। क्या लिख दो, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, 180 माइनस 2 थीटा। फिर वो आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला मेथड करके देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। 180 माइनस थीटा बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में आता, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन का फंक्शन कैसे रहता, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। और आपको याद होगा 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर रहा तो साइन साइन ही रहता। तो फिर ये कैलकुलेट करने के बाद क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलो प्रूफ भी बता ही दिया। आपने क्या देखा, अगर सिर्फ 2 थीटा है तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं थीटा के जगह 90 माइनस थीटा डालता हूं तब भी घुमा फिरा के फॉर्मूला वही आ जाता। तो अगर मान लो मैंने जब 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया था, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के, और वो एक जगह जाके गिरा था, तो अब अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पे फायर करता हूं तब भी वो वहीं जाके गिरेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने पहले 20 डिग्री के एंगल पे फायर किया था, कितने के एंगल पर, 20 डिग्री के एंगल पे फायर किया था, तो वो कहां जाके गिरा था, एक पर्टिकुलर जगह पे। तो अब कितने एंगल से फायर करने पे वहीं गिरेगा वो, वैल्यू बताओ। पहले 20 डिग्री पे फायर किया था तो वो पर्टिकुलर जगह जाके गिरा था। अब कितने एंगल से फायर करूंगा तो वो वहीं जाके गिरेगा, 70 डिग्री। अरे 90 माइनस 20 करोगे ना, है कि नहीं, 70 डिग्री हो जाएगा ना। चलो एक और एग्जांपल, जब मैंने 10 डिग्री के एंगल से फायर किया था तो मैं वहां जाके गिरा था वो। अब मैं चाहता हूं वहीं गिरे वो, तो अब कितने एंगल से फायर करना पड़ेगा, 80 डिग्री। आया समझ में आपको, वेरी सिंपल। तो ये था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आप रेंज मैक्सिमम चाहते हैं तो एंगल कितना सेट करना पड़ेगा, 45 डिग्री। सेम रेंजेस के लिए कौन से दो एंगल होना चाहिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। कल आते सी मैं सबसे पहले 10 मिनट क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, फॉर्मूले वो सब नहीं, आते से नहीं करूंगा, आखिरी पूछूंगा, नहीं तो आप लोग लेट आएंगे, है ना। तो मैं आखिर में आप सबसे 10 से 15 मिनट पहले सारे फॉर्मूले पूछूंगा, सारे कंसेप्ट्स पूछूंगा। कल आपको बहुत अच्छे से पूरे कंसेप्ट्स को, फॉर्मूलों को रिवाइज करके आना है ना। फिर मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लूँगा, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा आपको मैं एडवांस न्यूमेरिकल से रिलेटेड। आई बात समझ में आपको, बी प्रिपेयर्ड है। घर पे जाके अच्छे से आज प्रैक्टिस करो। आज अगर देखोगे उसको अच्छे ध्यान दोगे तो हो जाएगा आपको अच्छे से बहुत याद, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम देगा ये।